Hello and welcome students. In this video, I'll explain you the next chapter of Vistas, that is Evans Tries in O-Level, written by Norman Colin Dexter. First of all, I'll give you some information about the author of this story. Norman Colin Dexter was born on 29 September 1930. He was an English crime writer known for his Inspector Morse series of novels, which were written between 1975 and 1999 and were adapted as a TV series. नॉर्मन कॉलिन डेक्स्टर का बर्थ 29 सितंबर 1930 को हुआ। वो एक इंग्लिश क्राइम राइटर थे और जाने जाते थे अपने इंस्पेक्टर मॉर्स सीरीज़ नॉवेल्स के लिए, जो कि लिखे गए 1975 से 1999 के बीच में, और उनको अडेप्ट किया गया एज अ टीवी सीरीज़. Now students, I'll give you a brief intro of this lesson. The story Evans Tries in O-Level is about a cunning prisoner Evans who makes a plan to escape from the prison on the day of his German language O-Level exam. The jail authorities, on the other hand, are ready to cover up any sort of risk. Will he able to succeed in his escape? ये कहानी है एक कनिंग प्रिजनर यानी कि चालाक कैदी इवांस के बारे में, जो जेल से फ़रार होने की प्लानिंग करता है कि जिस दिन जर्मन लैंग्वेज का ओ लेवल एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो उस दिन जेल से फ़रार हो जाएगा. दूसरी तरफ जो जेल अथॉरिटीज़ थी, उन्होंने हर तरह की प्रिपरेशन की हुई थी कि किसी भी तरह का अगर रिस्क जो है वहाँ पर उसको कवर अप करने के लिए. क्या वो वहाँ से भागने में कामयाब होगा? लेट्स सी द स्टोरी. In early March, the Secretary of the Examination Board received a telephonic request from the governor of the Oxford prison to create an examination center in jail for one candidate named Evans. He started night classes in O-Level German last September. He was the only one in the class. The secretary made other routine inquiries and promised to send all the forms and stuff. अर्ली मार्च में जो सेक्रेटरी होता है एग्ज़ामिनेशन बोर्ड का, वो एक टेलीफोनिक रिक्वेस्ट जो है उसको रिसीव करता है फ्रॉम द गवर्नर ऑफ द ऑक्सफर्ड प्रिजन, यानी कि जो ऑक्सफर्ड जेल थी उसके गवर्नर की तरफ से सेक्रेटरी ऑफ एग्ज़ामिनेशन बोर्ड को एक कॉल रिसीव होती है कि जो जेल है उसको एक एग्ज़ामिनेशन सेंटर बनाया जाए फॉर वन कैंडिडेट नेम्ड इवांस, एक कैदी के लिए जिसका नाम कि इवांस है. उसने सितंबर में ही ओ लेवल जर्मन के लिए क्लासेस लेनी शुरू कर दी थी और वो क्लास में अकेला कैंडिडेट था. और जो सेक्रेटरी था उसने रूटीन इंक्वायरीज भी की और प्रॉमिस किया कि वो सारा मटेरियल जो है, जो फॉर्म्स और स्टफ चाहिए होगा एग्जामिनेशन के लिए, वो भेज देगा. The cell of Evans was turned into the examination room. A person from St. Mary Meg's was to work as invigilator. The governor did not tell the secretary that Evans the Break had already escaped from prison 3 times. He would have done so from Oxford prison if there had not been unrest in the maximum security establishment up north. इवांस का जो सेल था जहां उसको रखा गया था कैदी को, उसको एग्जामिनेशन रूम में कन्वर्ट कर दिया गया और एक पर्सन जो था वो सेंट मैरी मैग्स से वहां पर एक इन्विजिलेटर का काम करने के लिए आया था. और जो गवर्नर था उसने सेक्रेटरी को ये नहीं बताया कि ये जो है कैदी इवांस द ब्रेक पहले भी जो है जेल से 3 बार भाग चुका है और वो फिर से वहाँ से भागने की कोशिश कर सकता है ऑक्सफर्ड प्रिजन से, अगर वहाँ पर जो है मैक्सिमम सिक्योरिटी वहाँ पर ना रखी गई, जो है प्रॉपरली अरेंजमेंट्स ना किए गए. The governor of Oxford prison took personal interest to see that Evans got no chance to escape. One day prior to the examination, that is on Monday 7 June, Evans' German teacher shook him by the hand at 8:30 p.m. and wished him good luck. They met in the heavily guarded recreational block just across from Deering. ऑक्सफर्ड प्रिजन का जो गवर्नर था वो इवांस के केस में पर्सनल इंटरेस्ट ले रहा था और ये देख रहा था कि इवांस को किसी भी तरह भागने का मौका ना मिले.
एग्ज़ाम से एक दिन पहले यानी कि 7 जून को, मंडे 7 जून को इवांस का जो जर्मन टीचर था वो उससे मिलने के लिए आया और उसने 8:30 पीएम पर उससे हाथ मिलाया और उसको गुड लक विश किया। वो लोग मिले थे रिक्रिएशनल ब्लॉक में, जहाँ पर बहुत जो है चौकसी थी, बहुत हेविली गार्डेड था, जो कि डी विंग को पार करके था रिक्रिएशनल ब्लॉक, वहाँ पर वो लोग मिले थे। At 8:30 the following morning, Tuesday 8 June, Evans had two visitors, Mr. Jackson, the senior prison officer on D Wing, and Mr. Stephens, a burly, surly-looking man, only recently recruited to the profession. Mr. Jackson mockingly addressed Evans as Einstein. Evans' face was unshaven and he requested Mr. Jackson to let him shave himself. Jackson instructed Stephens to make sure that he took his razor out of the cell. Mr. Jackson told Evans that he had got half an hour to smarten himself. He asked Evans to take off that filthy-looking hat. Evans replied that it had brought him luck in life and requested to be allowed to keep it on during the examination. अगली सुबह लगभग 8:30 बजे ट्यूसडे 8 जून को इवांस से दो विजिटर्स मिलने के लिए आते हैं, मिस्टर जैक्सन जो कि सीनियर प्रिजन ऑफिसर थे डे विंग में, और मिस्टर स्टीफेंस जो कि एक हष्ट-पुष्ट में आदमी थे, इंसान थे, और जो कि जिनका हाल ही में रिक्रूटमेंट हुआ था, भर्ती हुई थी इस काम के लिए। मिस्टर जैक्सन मजाक में इवांस को आइंस्टाइन कह के पुकारते हैं। इवांस का फेस जो था वो अनशेवन था, यानी उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, और वो रिक्वेस्ट करता है मिस्टर जैक्सन से कि उसको शेव करने की परमिशन दी जाए। जैक्सन स्टीफेंस को इंस्ट्रक्ट करता है कि इस बात का ध्यान रखे कि वो उससे जो है उसका रेज़र जो है वो सेल के बाहर ले आए। मिस्टर जैक्सन जो है वो बताता है इवांस को कि उसे जो है आधा घंटा दिया गया है तैयार होने के लिए, और वो इवांस से कहता है कि वो अपना जो गंदा सा दिखने वाला हैट है उसको उतार दे। इवांस जवाब देता है कि वो उसकी लाइफ में गुड लक लेकर आता है, उसके लिए वो काफ़ी भाग्यशाली है, तो वो जो है उसको परमिशन दी जाए कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन वो उसे अपने पास रखे। At 8:45 the same morning, the Reverend Stout McLeary left his bachelor flat in Broad Street and stepped out briskly towards Carfax. The temperature was considerably below normal. A long black overcoat and a shallow crowned clerical hat provided welcome protection from the steady drizzle, which spattered the thick lenses of his spectacles. In his right hand he was carrying a small brown suitcase, which contained all that he would need for his morning duties. उसी सुबह लगभग 8:45 पर जो सम्माननीय स्टुअर्ट मैक्लेरी था वो ब्रॉड स्ट्रीट के सामने जो बैचलर्स का वाले फ्लैट थे उससे वो निकला और तेज़ी से कारफेक्स की तरफ उसने कदम बढ़ाए, और जो टेम्परेचर था वो नॉर्मल से काफ़ी कम था। लंबे काले ऊपरी जो ओवरकोट था और कम ऊंची लेकिन सटी हुई जो चर्च में पादरी होते हैं वाली जो हैट होती है, उसने उसे लगातार हो रही जो बूंदाबांदी थी, बारिश थी, उससे जो है बचाने के लिए उसको पहन रखा था, उसको प्रदान की गई थी वो चीज़ें पहनने के लिए ताकि वो उसको बारिश से बचा सकें। और उसके जो स्पेक्टिकल्स थे उसके ऊपर भी काफ़ी सारी बूंदें जो हैं वो पड़ गई थी, और उसने अपने जो है दाएं हाथ में एक छोटा सा ब्राउन कलर का सूटकेस ले रखा था जिसमें वो सारी चीज़ें रखी थी जिसकी उसको उस सुबह जो है ज़रूरत पड़ने वाली थी। The 2-hour examination was scheduled to start at 9:15 a.m. Two small square tables were set opposite each other. Two hard chairs were placed in front of the tables. Jackson told Evans that the governor himself was going to listen in. Jackson would be watching him like a hawk. He asked Evans to keep his nose clean. Evans nodded. He had his number 2 handkerchief lying ready on the bunk. Just before leaving his cell, Jackson wished Evans good luck. 2 घंटे चलने वाला ये एग्ज़ाम मॉर्निंग में 9:15 पर शुरू होने वाला था।
दो स्क्वायर शेप जो टेबल्स थी वो एक दूसरे के सामने लगाई गई और जो दो हार्ड चेयर्स थी वो इन मेज़ों के सामने रखी गई। जैक्सन ने इवांस को बताया कि गवर्नर खुद इस जो रूम में जितनी भी बातचीत होगी, इस सेल में जो भी बातचीत होगी उसको वो सुनेगा। जैक्सन एक बाज़ की तरह उसके ऊपर निगरानी रखेगा। उसने इवांस को कहा कि वो अपनी नाक को साफ रखे। इवांस ने सहमति में कि जो है वो अपना सिर हिला दिया। उसका 2 नंबर का रुमाल जो है वो रेडी रखा हुआ था, बिल्कुल तैयार रखा हुआ था। और जब वो अपने सेल से तो बाहर जाने वाला था तभी जो है जैक्सन वहाँ पर आया और उसने इवांस को गुड लक कहा। In the little lodge just inside the prison's main gates, the Reverend S. McCleary signed his name neatly in the visitor's book. From there, he walked side by side with the silent prison officer across the exercise yard to D Wing. Here he was greeted by Jackson. The wing's heavy outer door was unlocked and locked behind them. The same was done to the heavy inner door. McCleary was now to be looked after by Stephens. Jackson murmured if he had got the razor. Stephens nodded. प्रिजन्स का जो मेन गेट था वहाँ पर जो एक लॉज रखा हुआ था, जो एक रजिस्टर रखा हुआ था जिसमें जितने भी आउटसाइडर्स एंटर करते थे उनके सिग्नेचर होते थे, उसमें रेवरेंड एस मैक्लेरी ने बिल्कुल नीटली अपने सिग्नेचर किए विजिटर्स बुक में। और उसके बाद वो वहाँ से बिल्कुल जो साइलेंट प्रिजन ऑफिसर था, बिल्कुल जो शांत प्रिजन ऑफिसर था, उसके साथ साथ वो एक्सरसाइज यार्ड से होता हुआ जो है डी विंग में पहुंचा। यहाँ पर जैक्सन ने उसका अभिवादन किया और जो विंग इस डी विंग का जो एक हैवी आउटर डोर था उसे खोला गया और उसके बाद उनके एंट्री के बाद जो है उसको लॉक कर दिया गया। और ऐसा ही जो इनर डोर था, हैवी इनर डोर था, उसके साथ भी किया गया। और मैक्लेरी को जो है उसके बाद स्टीफेंस उसकी निगरानी कर रहा था, उसका ध्यान रख रहा था। और जैक्सन जो है वो बुदबुदाया कि क्या उससे रेज़र जो है वो ले लिया गया था। स्टीफेंस ने सहमति में सिर हिला दिया। McCleary followed Stephens to the cell where Evans was kept. Stephens opened the peephole and found Evans completely engrossed in a textbook of elementary German grammar. Stephens took the key from its ring and the cell lock opened. मैक्लेरी स्टीफेंस के पीछे पीछे सेल में गया जहां पर इवांस को रखा गया था। स्टीफेंस ने जो एक पीप होल खोला गया था वहां पर उसको ओपन करके देखा कि इवांस जो था वो अपनी एलिमेंट्री जर्मन ग्रामर की जो बुक थी उसमें खोया हुआ था, वो उसको बहुत ध्यान से पढ़ रहा था। स्टीफेंस ने अब की ली, चाबी ली रिंग में से और जो सेल का लॉक था वो ओपन कर दिया। It was 9:10 a.m. The governor instructed Jackson to tell Evans of the temporary little precaution. The governor thought that Evans might try to take advantage of McCleary. Evans had been got rid of any potential weapon. But what about innocent McCleary? He might bring a jackknife. Evans might hold him hostage with it. The governor phoned Jackson who lightly frisked McCleary's clothes. Then he searched the contents of the suitcase. He was puzzled to find a semi-inflated rubber ring. McCleary explained that he suffered from hemorrhoids when he sat down for a long time. Then he found a paper knife at the bottom of the case. Very politely, he took it away. सुबह के 9:10 हुए थे। गवर्नर ने जैक्सन को इंस्ट्रक्ट किया कि वो इवांस को जो टेम्परेरी लिटिल प्रिकॉशन थी, यानी कि अस्थाई छोटी सी जो प्रिकॉशन थी, सावधानी थी, उसके बारे में बता दे। गवर्नर ने सोचा कि इवांस जो है वो मैक्लेरी का फ़ायदा उठा सकता है। इवांस से तो जितने भी पोटेंशियल वेपन्स थे, जो भी हथियार थे वो ले लिए गए थे, लेकिन जो इनोसेंट मैक्लेरी है उसका क्या? वो अपने साथ जैक नाइफ जो है ला सकता है और इवांस उसके हेल्प से उसको जो है होस्टेज बना सकता है, अपनी रिहाई के लिए उसका फ़ायदा उठा सकता है, उसको बंदी बना सकता है। गवर्नर ने जैक्सन को फ़ोन किया, जो कि बिल्कुल हल्के से उसने जो है लाइटली जो है मैक्लेरी के कपड़ों की तलाशी ली थी। और उसके बाद उसने जो सूटकेस में सामान था उसके को देखा। वो थोड़ा जो है
चिंतित हो गया। उसमें जो एक सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग रखा हुआ था, यानी कि रबर का छला रखा हुआ था जिसमें हवा भरी हुई थी, उसको देखकर वो थोड़ा परेशान हो गया, पज़ल्ड हो गया। मैक्लेरी ने उसको बताया कि उससे जो है बवासीर की बीमारी है, खूनी बवासीर की बीमारी है लंबे समय से। और उसके बाद उसने पेपर्स के नीचे उससे एक पेपर नाइफ मिला और बड़ी पोलाइटली के साथ उससे वो ले लिया गया। The examination started a bit late. The governor heard the voices of the invigilator and the examinee. It was now 9:20. Evans objected to the presence of Stephens as it disturbed his concentration. The governor ordered Jackson to get Stephens out of that cell. Then the examination began. At 9:25 there was a great calm. अभी एग्ज़ाम शुरू होने में थोड़ी देर थी। गवर्नर ने इन्विजिलेटर यानी कि जो परीक्षा कक्ष में ड्यूटी देने के लिए आते हैं उसकी और एग्जामिनी की यानी कि इवांस की बातचीत सुनी। अब 9:20 हो चुके थे। इवांस ने आपत्ति जताई स्टीफेंस के प्रेजेंस पर, यानी कि जो स्टीफेंस की वहाँ पर उपस्थिति थी उस पर उसने आपत्ति जताई कि उससे उसका कंसंट्रेशन नहीं वो कर पा रहा है, उससे उसका जो कंसंट्रेशन है वो डिस्टर्ब हो रहा है। गवर्नर ने जैक्सन को आदेश दिया कि वो स्टीफेंस को सेल के बाहर भेज दे और उसके बाद जो है एग्जामिनेशन शुरू हुआ। 9:25 पर वहाँ पर बिल्कुल शांति थी। At 9:40 a.m. the examination board rang through. An assistant secretary informed the governor that there was a correction slip which the dealing hand had forgotten to place in the examination package. The governor put him straight through to Mr. Jackson in D wing. Meanwhile, he checked whether the phone call was fake or some signal or secret message. He dialed the number of the examination board but heard only the staccato bleeps of a line engaged. 2 minutes later, the governor heard some whispered communication in the cell. McCleary was dictating the correction. The governor had taken German in sixth form. He remembered all about the agreements of adjectives. Then he received a phone from the magistrate's court. They needed a prison van and a couple of prison officers for a remand case. 9:40 पर एग्जामिनेशन बोर्ड से एक फ़ोन कॉल आई। एक असिस्टेंट सेक्रेटरी जो था उसने गवर्नर को इन्फॉर्म किया कि उसमें जो है एक करेक्शन स्लिप थी जो कि डीलिंग है जिन्होंने जो एग्जामिनेशन पैकेज बनाया था उसको पैक किया था उसमें वो डालना भूल गए। और जो गवर्नर था उसने सीधा वो जो कॉल थी उसको मिस्टर जैक्सन से कनेक्ट किया जो कि डी विंग में थे। इस दौरान उन्होंने ये चेक किया कि ये फ़ोन कॉल जो है वो फेक तो नहीं है या कोई सिग्नल तो नहीं है या कोई सीक्रेट मैसेज तो इसमें छुपा हुआ नहीं है। उन्होंने जो है एग्जामिनेशन बोर्ड का नंबर डायल किया लेकिन उन्हें वहाँ से सिर्फ जो है बीप की आवाज़ सुनाई आ रही थी क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो लाइन जो है वो काफ़ी बिजी चल रही थी, एंगेज चल रही थी। 2 मिनट के बाद गवर्नर ने वहाँ से जो है कुछ सेल में से फुसफुसाहट की आवाज़ सुनी। मैक्लेरी जो है वो करेक्शन डिक्टेट कर रहा था, जो बोलकर उसको करेक्शन करा रहा था। गवर्नर ने जो है 6th स्टैंडर्ड में जर्मन लैंग्वेज ली हुई थी, उससे जो है एग्रीमेंट और ऑफ एडजेक्टिव्स जो थे वो याद आ गए। फिर उसके बाद उसे जो है एक मजिस्ट्रेट्स कॉल जो है रिसीव हुई। उन्हें ज़रूरत थी एक प्रिजन वैन की और कुछ जो है ऑफिसर्स की फॉर अ रिमांड केस। For the first quarter of an hour, Stephens had dutifully peered through the peephole at intervals of 1 minute or so, and after that every 2 minutes. At 10:45 a.m., everything was still all right. Evans, with his pen between his lips, sat staring straight in front of him towards the door, seeking some inspiration from somewhere. Opposite him sat McCleary. His hair was amateurishly clipped pretty closely to the scalp. फर्स्ट क्वार्टर यानी कि 15 मिनट जो थे पहले घंटे के, स्टीफेंस ने ड्यूटीफुली वो जो पीप होल था, वो जो झांकने के लिए एक होल बनाया गया था, उसके ज़रिए वो ड्यूटीफुली झांकता रहा 1-1 मिनट के बाद और उसके बाद हर 2 मिनट के बाद।
10:45 पर सब कुछ ठीक ठाक था। इवांस अपने होठों के बीच में पेन दबाए हुए जो है बैठा हुआ था और दरवाजे की तरफ देख रहा था, जैसे कि कोई इंस्पिरेशन उसे कहीं से कोई जो है प्रेरणा मिल जाए। और उसके अपोजिट मैक्लेरी बैठे हुए थे और उनके बाल जो है वो अव्यवसायी तरीके से, बहुत अजीब तरीके से जो है उनकी स्काल्प के पास से, यानी कि जो उनकी खोपड़ी थी उसके नज़दीक से काटे गए थे। At 10:50 a.m., the receiver made a short sound. The governor realized that he had almost forgotten Evans for a few minutes. Evans was asking him if he could put a blanket round his shoulders as it was a bit chilly there. McCleary told Evans to be quick about it. At 10:51 a.m., Stephens was surprised to see a grey blanket draped round Evans' shoulders. He frowned slightly. He looked at the examinee more closely. 10:50 पर रिसीवर ने हल्की सी तेज आवाज़ की। गवर्नर ने महसूस किया कि वह तो कुछ मिनटों के लिए इवांस को लगभग भूल ही गया था। इवांस पूछ रहा था कि क्या वो अपने जो है शोल्डर्स पर कंबल लपेट सकता है, ब्लैंकेट लपेट सकता था, क्योंकि वहाँ काफ़ी ठंड थी। मैक्लेरी ने इस बारे में जो है जल्दी करने को कहा। 10:51 पर स्टीफेंस को इवांस ने कंधों पर एक ब्राउन कलर का जो ब्लैंकेट था वो लिपटा हुआ देखकर उसे काफ़ी वो सरप्राइज हुआ, आश्चर्य हुआ और उसने जो है अप्रसन्नता के साथ, यानी कि अनहैप्पीनेस के साथ अपनी ब्रोज जो थी उनको फ्राउन किया और उसने जो है जो एग्जामिनी था उसको काफ़ी नज़दीक से देखा। This chapter is quite lengthy, so remaining part of this story will be explained to you in next video. Thank you.